अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह अब जेल से बाहर हैं। 6 महीने उन्होंने जेल के भीतर बिताए, तिहाड़ में बिताए। वैसे वो कई जन आंदोलनों में जेल में रहे हैं, लेकिन इस बार मामला बिल्कुल अलग था। बहुत आपराधिक और बहुत ही संवेदनशील मामले में उन्हें जेल भेजा गया था। 6 महीने के बाद उनको जब जमानत मिली, तब संजय सिंह बाहर निकले तो पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक और खूंखार हैं। संजय सिंह का पॉलिटिकल करियर अब आगे क्या होगा, संजय सिंह क्या करेंगे, और आम आदमी पार्टी जिसकी टॉप लीडरशिप अभी भी जेल में है, उनके पास आगे के क्या राजनीतिक विकल्प हैं, और जो कुछ भी घटनाक्रम पिछले 6-7 महीनों में इस पार्टी के साथ हुआ है, अब ये कैसे उभर पाएंगे, आज परिचर्चा हम करेंगे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के साथ। बहनों भाइयों, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद हैं और अगले 1 घंटे तक हम उनसे सभी विषयों पर चर्चा करेंगे, सिर्फ उस विषय को छोड़कर जिस पर कोर्ट ने उन्हें बात करने से मनाही की है, यानी खुद का अपना मामला। बाकी उनसे सभी मामलों में आज हम पूरी जानकारी लेंगे, राजनीतिक पूछताछ भी करेंगे और समझेंगे कि संजय सिंह आखिर जेल गए क्यों। संजय सिंह जी, आपका बहुत स्वागत और धन्यवाद मेरे साथ इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। मैं दर्शकों को बता रहा था कि वैसे तो जेल जाने के आपके कई अनुभव हैं जन आंदोलनों में, लेकिन इस बार जब आप तिहाड़ जेल गए तो वो एक अलग किस्म का मामला था। 6 महीने आपने जेल में गुजारे, क्या अनुभव रहा आपका इस दौरान जेल के भीतर? देखिए, जब मैं ईडी की कस्टडी में था, ब्रजेश जी आवाज इको हो रही है जी, मैं सुन रहा हूं, आप बोलते रहे, मैं ठीक कराता हूं जी। तो ईडी की कस्टडी के दौरान ही मैंने ये तय किया कि पीएमएलए का कानून है तो लंबे समय तक जेल में रहना पड़ सकता है, क्योंकि इस कानून की अपनी कुछ जटिलताएं हैं, जल्दी इसमें जमानत मिलती नहीं। तो मैंने सोचा कि पहले उन लोगों को पढ़ा जाए जिन्होंने लंबी जेल यात्रा तय की है, और इसमें सबसे बड़ा नाम आता है नेल्सन मंडेला जी का। तो मैंने नेल्सन मंडेला जी के जीवन से जुड़ी किताबें मंगाई। उसके बाद शहीद आजम भगत सिंह जी को पढ़ा, सत्य का प्रयोग गांधी जी की किताब, उसको पूरा पढ़ा। और जब मैं ईडी की कस्टडी से जेल में पहुंचा तो आपको जी जानकर आश्चर्य होगा कि एक व्यक्ति ने एक पत्र मुझे भेजा। मुझे पता ही नहीं था कि कैसे उसको ये पता था कि मैं जेल नंबर 2 में हूं, तिहाड़ में हूं, 28 नंबर सेल में हूं। और उस व्यक्ति से मैं जिस दिन रिहा होके आया, उसके दूसरे दिन वो मेरे घर के बाहर खड़ा था और उसने कहा कि ये चिट्ठी मैंने आप ही को लिखी थी। तो मैंने कहा अरे अरे, तो मैंने उसको गले लगाया। तो काफी उत्साह उसने बढ़ाया मेरा, और एक अच्छी चिट्ठी लिखी थी। और उसके साथ उसने 3 किताबें भेजी थी। एक काला पानी का दस्तावेज, एक आजादी के दीवाने, और तीसरी किताब थी शहीद आजम भगत सिंह की जेल डायरी। और फिर उसके बाद चिट्ठियां उसकी आती रही। फिर उसने मेरे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ एक किताब भेजी कि भाई ये अगर आपको डायबिटीज है तो आपको ऐसे रहना चाहिए। फिर लेकिन मैं जानता नहीं था कि कौन सा शख्स है ये, क्यों पत्र। एक कोई जबलपुर से एक चिट्ठी आई मेरे पास। तो अलग अलग जगहों से लोग पत्र भी अपने हिसाब से लिखते थे। उनको जब पता चल गया कि भाई ये तिहाड़ में है, जेल नंबर 2 में है, तो कई लोग चिट्ठियां लिखते थे, उसका जवाब भी मैं देता था। तो मैंने उन किताबों को पढ़ा और तब ये महसूस किया मैंने कि भाई जिन्होंने हम आवाज उठाई है सत्ता के खिलाफ, जिन्होंने अपने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है, पूरी दुनिया में उनको यातनाएं झेलनी पड़ी हैं। और उसकी तुलना में आज की जेल कुछ भी नहीं है। अगर आप बात करते हैं तो उसकी तुलना में तो आज की जेल कुछ नहीं है। जिस बैरक में नेल्सन मंडेला जी को रखा गया था, तो उनकी हाइट भी ठीक ठाक थी, तो वो पूरी तरह से खड़े नहीं हो पाते थे उस बैरक में। आप कल्पना कीजिए कितनी कभी आपके मन में ये बात आई कि आप राज्यसभा में संसद भवन से होते हुए तिहाड़ के जेल पहुंच गए? मन विचलित तो हुआ होगा 1-2 बार।
आपने शायद अपने ही चैनल पे दिया गया मेरा इंटरव्यू, अगर आपको याद होगा या अगर आपके पास हो तो उसको चलवा दीजिए। मेरे ख्याल से आपके दर्शक देख लेंगे कि मैंने आपसे क्या कहा था। मैंने आपसे कहा था कि ब्रजेश जी, मैं आपके स्टूडियो से निकलूं और मोदी जी चाहें तो मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। तो ये उस समय भी पता था कि ये मेरे साथ हो सकता है कभी भी। और आप ही के साथ मैंने इंटरव्यू दिया था, वो बड़ा उसकी वीडियो कट के सारे व्हाट्सएप पे काफी चली बाद में, और देखिए वही सच हुआ। मन तो विचलित हुआ कभी कि ये कहां आ गए? बहरहाल मैं आपको बता रहा था, एकदम नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं। और जब मैंने पढ़ा, मैं बता रहा हूं कि शहीद आजम भगत सिंह को, गांधी जी को, नेल्सन मंडेला जी को, तो मैंने पढ़ा कि भाई ये लोग भी जेल में रह के अपने अधिकारों के लिए लड़ते थे। तो यानी जो दुश्वारियां या तकलीफ आपको जेल में आए तो उसके लिए आपको जेल मैनुअल पढ़ना होगा, जो अधिकार आपके हैं उसके लिए आपको आवाज उठानी होगी। तो शुरू के 11 दिन जरूर तकलीफ वाले थे, जब लोगों से मिलने नहीं दिया जाता था, जेल बंद होती थी और मुझे लेकर मेडिकल चेकअप के लिए जाया जाता था। और जब मतलब लोगों से कोई संवाद का तरीका नहीं था, 5 मिनट परिवार से बात हो पाती थी जी प्रतिदिन। लेकिन मैंने ये भी देखा कि भाई नेल्सन मंडेला जी को वर्षों की लड़ाई के बाद फुल पैंट पहनने को मिली थी जेल में, हाफ पैंट में उनको रखा जाता था अपमानित करने के लिए। शहीद आजम भगत सिंह और शहीद जतिन दास जी ने जेल में रह के अनशन किया था बंदियों के प्रिजनर थे, जिसमें आप तिहाड़ जेल में अपने लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों अपेक्षा कर रहे थे कि आपको कोई, आप सांसद हैं या संजय सिंह हैं तो आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए, क्यों? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन सामान्य कैदियों के बराबर तो हक मिलना चाहिए ना। ब्रजेश जी 6 महीने खुद से अपने बर्तन साफ करता था, खुद से अपने कपड़े साफ करता था, खुद से अपने सारे काम करता था, झाड़ू लगाता था खुद से। मैंने एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि मुझे अपनी उड़ीसा की हॉस्टल लाइफ याद आ गई है, तो मैं अपना काम यहाँ पे अपने से कर रहा हूँ। तो बल्कि उन्होंने मजाक भी किया कि तुम घर में तो तुम बाहर दुनिया भर का काम करते हो, घर में तो कुछ काम करते नहीं हो, घर में तो तुमको सब कुछ, खाना भी तुमको चाहिए बेड पे। आपको क्या ये कहने का तात्पर्य आपके कि आपको जेल में यातनाएं दी गई, आपको टॉर्चर किया गया और आपको सामान्य कैदी के अधिकार से भी वंचित किया गया? एकदम नहीं कह रहा हूं मैं, शुरू में वंचित किया गया, लेकिन बाद में मुझे जो सामान्य कैदियों के अधिकार थे वो मेरे पास भी अधिकार थे। मैं बैडमिंटन कोर्ट में मल्टीपर्पज हॉल में जाता था तो वहां बैडमिंटन भी खेलता था। जहां पे कबूतर पाले थे जेल के अंदर, वहां जाके कबूतरों को शाम को दाना भी खिलाता था। जहां पे म्यूजिक रूम था वहां पे जाके कैरोके सिस्टम में थोड़ी देर गाने भी गाता था, किताबें भी पढ़ता था, टीवी भी देखता था। तो मैंने फिर पूरा समय का सदुपयोग किया, दिन में सो भी लेता था। पिछले 30 साल में मुझे याद नहीं है कि दिन में सोना मेरा कब हो पाया। अब आपसे आते हैं उस प्रकरण को लेकर जिसकी वजह से इतनी बड़ी पॉलिटिकल क्राइसिस आप और आपकी पार्टी फेस कर रही है। आप कहते हैं कि शराब नाम का कोई घोटाला दिल्ली की सरकार में नहीं हुआ, लेकिन जांच एजेंसियों के पास जो सबूत, गवाह और जिस तरह से कोर्ट में उन्होंने मामलों को प्रस्तुत किया, वो उनका ये दावा है कि ये बहुत बड़ा स्कैम है। आप कैसे ये बात कह सकते हैं कि ये शराब पॉलिसी कोई स्कैम नहीं है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा ब्रजेश जी। मेरे लिए कोर्ट ने पाबंदी लगाई है कि मैं अपने मामले में बात नहीं करूंगा, तो मैं अपने मामले में बात नहीं करूंगा। लेकिन बात करते हैं हमारे सबसे बड़े नेता और पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी के मामले की। अरविंद केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में आपके दर्शकों को पता होना बहुत जरूरी है। और आपका प्रोग्राम उत्तर प्रदेश में और देश के दूसरे हिस्सों में भी देखा जाता है, तो मैं चाहता हूं कि जरूर लोग इस बात को जानें कि केजरीवाल जी का गुनाह क्या है। ईडी ने 162 लोगों की गवाहियां ली ब्रजेश जी, सीबीआई ने 294 लोगों की गवाहियां ली, कुल मिला के 456 लोगों ने गवाहियां दी अलग अलग समय पे।
और मात्र 4 गवाहों ने अरविंद केजरीवाल जी का नाम लिया। नंबर 1 मंगुट्टा रेड्डी, नंबर 2 राघव रेड्डी, नंबर 3 शरद रेड्डी और नंबर 4 सी अरविंद। ये 4 नाम ऐसे हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया। अब यह पता होना जरूरी है कि इन चारों गवाहों ने किन परिस्थितियों में अरविंद केजरीवाल का नाम लिया। मंगुट्टा रेड्डी के घर पे 16 सितंबर 2022 को ईडी की रेड होती है और 10 फरवरी 2023 को उसके बेटे को अरेस्ट कर लिया जाता है। 16 जुलाई 2023 को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वो बयान देता है और 18 जुलाई 2023 को उसको जमानत मिल जाती है। इस दौरान बाप और बेटे ने मिलकर 10 स्टेटमेंट ईडी के सामने दिए और 8 स्टेटमेंट को ईडी ने कह दिया ये अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट है, यानी कि ये डॉक्यूमेंट भरोसे लायक नहीं है और इसको हमने अपने हिसाब से छिपा के रख लिया, इसको हम दिखाएंगे नहीं कोर्ट को। जो कई बार हमसे पूछा जाता है कि जमानत क्यों नहीं मिल रही है, तो कोर्ट के सामने वो कागजात लाए नहीं गए जिसमें अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया गया था। ऐसे एक नहीं, दो मैं नहीं, आपको तीन इंटरप्ट नहीं, कर रहा हूं और एक सवाल दे रहा हूं आपको। 2 लोगों के ये जांच एजेंसी और जांच अधिकारी पर निर्भर करता है कि वो कोर्ट के समक्ष अपनी जांच में कौन सा दस्तावेज प्रस्तुत करे अपने अभियोजन के पक्ष के लिए और कौन सा ना करे। आप जांच अधिकारी के विवेकाधिकार पर प्रश्न उठा रहे हैं। आप उन डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी हियरिंग के दौरान। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, इससे अच्छा सवाल हो ही नहीं सकता था। और आप जैसे समझदार पत्रकार इस सवाल को पूछ सकते थे। ठीक पूछा आपने, ये जांच एजेंसियों का अधिकार है कौन सा कागज रखना है कौन सा कागज नहीं रखना है। लेकिन सेक्शन 50 पीएमएलए, आप किसी भी वकील से पूछिएगा, सेक्शन 50 पीएमएलए में आपको झूठ बोलने का अधिकार नहीं है। सेक्शन 50 पीएमएलए का जो बयान होता है उसका उतना ही महत्व है जितना 164 के बयान का है, मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान का है। और जब भी ईडी किसी का स्टेटमेंट दर्ज करती है तो उसको पहले बताती है कि आपका बयान सेक्शन 50 पीएमएलए में दर्ज किया जा रहा है और अगर आपने झूठा बयान दिया तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आपने मुझसे सवाल पूछा, अब मैं अगला सवाल पूछ रहा हूं कि भाई अगर ये 8 बयान झूठे थे तो उन दोनों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, और अगर अंतिम के 2 बयान झूठे थे और 8 बयान सच्चे थे तो आपने उसको छिपाया क्यों? तो आप ये बाध्यता क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं कि जो जिनमें आपका नाम नहीं लिया गया केवल वही स्वीकार करो, जिनमें अरविंद केजरीवाल का नाम है वो स्वीकार ना करो? ऐसी बाध्यता आप क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं? हम कहां कह रहे हैं? मैं कहां बाध्यता प्रस्तुत कर रहा हूं? मैं तो ये कह रहा हूं ब्रजेश जी कि ईडी का दफ्तर कोई म्यूजियम तो है नहीं, ना रद्दी का टोकरी वहां पे रखी हुई है कि रद्दी का कागज जमा करने के लिए वो इकट्ठा हुए हैं। भाई अगर उन्होंने कोई गवाही ली, कोई एविडेंस इकट्ठा किया तो किसी व्यक्ति को दोषी साबित करने के लिए ना इकट्ठा किया। और दोषी कहां साबित होगा वो व्यक्ति? कोर्ट में साबित होगा। तो आप कोर्ट के सामने सारे कागजात रख लीजिए अगर आपके मन में चोर नहीं है तो। ये कोर्ट तय करेगी कि किस कागज पे उसको यकीन करना है, किस कागज पे यकीन नहीं करना है। आपने छुपाया इसलिए कि आपकी मनसा में चोर है। तो आप एजेंसी से मांग सकते हैं कोर्ट के माध्यम से कि आप वो 20,000 पेजेस हमें दीजिए, हम पढ़ेंगे, फिर आप अपना केस प्रस्तुत करिए। लेकिन आप किसी भी स्टेटमेंट को यूं ही तो खारिज नहीं कर सकते ना। मैं कर लूं अपनी बात पूरी जी। मार्च के महीने में हमारे वकीलों ने जब माननीय न्यायालय के सामने यह कहा कि हुजूर हमें हमसे जुड़े हुए आरोप से संबंधित दस्तावेज ही नहीं दिखाए जा रहे तो हम मुकदमा कैसे लड़ेंगे, तो कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई इनको इंस्पेक्शन की पावर है, आप इनको जांच कराइए, दिखाइए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में रखा। इसी मार्च में, तभी तो पता चला ये सब कुछ। अभी कोर्ट के सामने भी ये कागजात नहीं रखे गए जो मैं आपको बता रहा हूं। अब आ जाइए अगला, शरद रेड्डी का 9 नवंबर को
शरद रेड्डी के घर रेड होती है, 10 नवंबर को उसकी अरेस्ट होती है, 25 अप्रैल को उसकी जमानत होती है और इस दौरान वो 12 स्टेटमेंट देता है। अंतिम के 2 स्टेटमेंट में केजरीवाल का नाम लेता है, शुरू के 10 स्टेटमेंट में केजरीवाल का नाम नहीं लेता है। वो 10 की 10 स्टेटमेंट ईडी अनरिलाइड डॉक्यूमेंट में रख लेती है, यानी कि छिपा लेती है, यानी कि इंस्पेक्शन में वकीलों की जांच में पता चलता है और उसमें केजरीवाल का नाम वो नहीं लेता। अंतिम जो 2 बयान में लेता है उसके तुरंत बाद कमर दर्द के नाम पर उसको जमानत मिल जाती है और गिरफ्तारी से लेके रिहाई तक, जमानत तक, यहां पर आता है भारतीय जनता पार्टी का शराब घोटाला। 10 नवंबर को शरद रेड्डी गिरफ्तार होता है 2023 में। 15 नवंबर को 5 करोड़ रुपए वो भारतीय जनता पार्टी को रिश्वत देता है और अलग अलग किस्तों में 55 करोड़ रुपए देता है। 5 करोड़ रुपए अपनी गिरफ्तारी से पहले देता है। 60 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को ईडी की अरेस्ट में रहते हुए कैसे पीएमएलए में किंग पिन, जिसको ईडी ने कहा, उस व्यक्ति ने कैसे 60 करोड़ रुपए 55 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दे दिया। उसका अकाउंट क्यों नहीं फ्रीज किया गया ब्रिजेश जी? सवाल ये है। जांच एजेंसी का एक बड़ा आरोप आपकी पार्टी के ऊपर ये है, बीजेपी ने किया है मनी ट्रेल। जी, मैं उसी पर आ रहा हूं, मनी ट्रेल पे ही आ रहा हूं और मनी लॉन्ड्रिंग पे भी आ रहा हूं। नेताओं से पूछताछ, दोनों सवाल पे आ रहा हूं। आपकी पार्टी पे आरोप है कि आपको किक बैक में 100 करोड़ से भी ऊपर, 100 करोड़ से भी ऊपर पैसे मिले, जिसका उपयोग आप लोगों ने चुनाव पे किया, ऐसे आरोप है। क्या कोई मनी रिकवर्ड हुई? क्या कोई मनी ट्रेल स्टैब्लिश्ड हुआ? आप लोग आरोपों का जब सामना कर रहे हैं तो आपने कोर्ट में क्या अपने पक्ष में सबूत प्रस्तुत किए? आप बताइए अगर आपने स्कैम नहीं किया तो। अरविंद केजरीवाल जी के यहां छापेमारी हुई, 1 रुपए नहीं मिला। मनीष सिसोदिया के यहां छापेमारी हुई, 1 रुपए नहीं मिला। उनके बैंक के लॉकर चेक किए गए, उनके गांव के घर की जांच की गई, उनकी एक एक जांच की गई। मनीष सिसोदिया जी के यहां कुछ नहीं मिला। मैं अपने केस के बारे में कुछ नहीं बोल सकता। आप ही चला दीजिए कि हमारे घर से क्या क्या मिला नहीं मिला, मैं नहीं बोल सकता। अगर 100 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए, ये बड़े बड़े फिगर जो बोले जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा, तो पैसा गया कहां भाई? आसमान ने निगल लिया, धरती ने निगल लिया, कहां चला गया वो पैसा? कहां गया वो पैसा? इसलिए मैं कह रहा हूं ये मनगढ़ंत एक बनाया गया शराब घोटाला है, जबकि शराब घोटाला तो बीजेपी ने किया है। वहां तो मनी ट्रेल साफ तौर पे दिख रही है। अब तक एलजी साहब ने क्यों नहीं चिट्ठी लिखी ईडी सीबीआई की जांच की? अब तक बीजेपी के नेताओं से अब घूम कर आते हैं फिर भैया जो आदमी गिरफ्तार है, जब आपका मन इतना साफ था और आपकी सरकार की नीति बहुत अच्छी थी, आप दिल्ली का रेवेन्यू बढ़ाने का आपका मकसद था, तो ये शराब पॉलिसी लाए क्यों? और लाने के बाद जब ये केस हुआ आपने रोल बैक क्यों किया? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ये सब पूछते हैं कि भाई क्यों आपने वापस लिया? ब्रिजेश जी, जितने ठेकों की संख्या थी ये नीति आने से पहले, उतने ही ठेकों की संख्या नीति आने के बाद तय की गई कि भाई इतने ही शराब के ठेके होंगे। आप जानते हैं दिल्ली में हमारे पास ना तो लैंड है ना लॉ एंड ऑर्डर है। जब बीजेपी ने इसको एक हल्ला मचाना शुरू किया तो तत्कालीन जो एलजी साहब थे उन्होंने खुद ने जो पॉलिसी पे साइन किया था, उस पॉलिसी के हिसाब से जितने ठेके खुलने थे उससे आधे ठेके रह गए, ठेके ही नहीं खुल पाए। वहां पे रेवेन्यू लॉस शुरू हुआ और उसके बाद ये पॉलिसी वापस ली गई। यही पॉलिसी पंजाब में है, वहां रेवेन्यू सरप्लस हो रहा है। और जब मैं कह रहा हूं रेवेन्यू सरप्लस, तो ये आप पूरे देश का आंकड़ा मैंने रखा था। आप कहेंगे तो मैं फिर से बता सकता हूं। नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं। रेवेन्यू कलेक्शन के मामले में, एक्साइज पॉलिसी के दूसरे आरोप ये लगते हैं कि तो दिल्ली की मोहल्लों में ठेका खुला के आप घर घर शराबी बनाना चाह रहे थे। अरे ब्रजेश जी, ये भाजपाई दुष्प्रचार करने में मास्टर हैं जी। गोवा की पॉपुलेशन के हिसाब से ठेके कितने हैं, बेंगलोर की पॉपुलेशन के हिसाब से ठेके कितने हैं, नोएडा की पॉपुलेशन के हिसाब से ठेके कितने हैं, गुड़गांव की पॉपुलेशन के हिसाब से ठेके कितने हैं,
दिल्ली के पॉपुलेशन के हिसाब से ठेके कितने हैं? मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, दिल्ली के पॉपुलेशन के हिसाब से ठेके तुलनात्मक दृष्टि से सबसे कम है। और बताइए आप। दूसरा प्रश्न जिम्मेदारी से आपके चैनल पे मैं दूसरा प्रश्न ये आपसे समझना चाहता हूं कि अगर आप लोग मान लीजिए, जैसे आप कह रहे हैं कि आप लोग इंडिया ब्लॉक में हैं और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, आप 6 महीने और उसके पहले से आपने ईडी के तमाम तरीके के रूप देखे, आपने इंट्रोगेशन भी उनका आपके हुआ, आपकी गिरफ्तारी भी हुई। अगर आप लोग सत्ता में आते हैं तो ये पीएमएलए एक्ट, जिसको आप ड्रैकोनियन एक्ट बताते हैं, इसको बदलेंगे? देखिए, ये मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। उसकी नई बेंच बननी है और जिस दिन बेंच बन जाएगी, सुनवाई होगी। मुझे लगता है कि वहां से इस मामले में न्याय होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस कानून का मजाक हो रहा है। और अभी आपने देखा होगा, आज ही छत्तीसगढ़ में एक मामले में साफ कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि इसमें पीएमएलए नहीं बनता है। उसकी जानकारी शायद आपको मिली होगी। तो मुझे लगता है कोर्ट से भी आदेश आएगा इसके बारे में। उसमें है नो प्रेडिकेट ऑफेंस, नो मनी, और पैसे बरामद नहीं, और मनी ट्रेल स्टैब्लिश नहीं, नो पीएमएलए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो फिर आप ये बात कहने में आपको यही कौन तो सा दिल्ली के संकोच मामले में हो रहा है कि अगर हम सत्ता में आए तो पीएमएलए में बदलाव मैंने एक बार भी नहीं कहा। मैं तो कह रहा हूं माननीय जो मामला खत्म हो जाएगा, मेरा तो विश्वास है माननीय सर्वोच्च ऐसे तो बहुत से मामले हैं जो अदालत में विचाराधीन है, उस पर आपकी ओपिनियन होती है। इस पर आपकी ओपिनियन भी तो जनता के बीच स्टैब्लिश होनी चाहिए कि जिस कानून के तहत आप बताते हैं कि आपका उत्पीड़न हुआ, फर्जी गिरफ्तारी हुई, उस कानून के संशोधन को क्या आप चुनाव का हिस्सा नहीं बनाओगे? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि भाई ये कानून का संशोधन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा, क्योंकि जो एक प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, उस प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है ये कानून। और इसलिए मुझे उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय इसमें बदलाव करेगा। आप लोग सत्ता में आते और अगर हैं, वहां से भी नहीं होगा पूरा, तो पार्लियामेंट में ईडी में भी कोई बदलाव आप करना चाहेंगे? हाँ हाँ। अब जो जिस तरीके से दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई हो रही है, मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए, किसी के भी खिलाफ नहीं होना चाहिए। आप कहते हैं कि आप दूसरी बात क्या है कि जब जी आप बोलें, कंप्लीट कर लें। मैं कह रहा हूं, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपाई बोलते हैं तो मैं इस बात को बार बार दोहरा के कह रहा हूं कि ऐसा लगता है कि ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। आप मुझे बताइए, जिस पार्टी ने 15 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ कर दिया, जिस पार्टी ने 3.5 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का बैंक सेटलमेंट के नाम पे, हेयर कट के नाम पे माफ कर दिया, जिस पार्टी के शासन में नोटबंदी का घोटाला हुआ, जिस पार्टी के शासन में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए खुलासा होता है कि उन कंपनियों से जिससे बीजेपी ने चंदा लिया, उससे 3,08,000 करोड़ रुपए का ठेका उन कंपनियों को दिया गया, जिस पार्टी के शासन में नीरव मोदी हो, मेहुल चौकसी हो, विजय माल्या हो, ललित मोदी हो, नितिन संदेशना हो, हजारों जी, आपने इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाया छोड़कर और मेरा एक बड़ा स्पष्ट सवाल है। एक मिनट मत पूरा कर लीजिए ब्रजेश जी, मुझे पूरा कर लेने दीजिए, फिर आप जरूर बोलिएगा। जिस पार्टी के शासन में वो चाहे 70,000 करोड़ के घोटालेबाज सिंचाई के मामले में, जिसको प्रधानमंत्री ने कहा अजीत पवार हो, छगन भुजबल हो, हसन मुशर्रफ हो, नारायण राणे हो, अशोक चौहान हो, नवीन जिंदल हो, जनार्दन रेड्डी हो, मुकुल राय हो, शुभेंदु अधिकारी हो, हेमंत विश्व शर्मा हो, कितने नाम आपको गिनाऊं? पूरे हिंदुस्तान के भ्रष्टाचारियों को, बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों आपने इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाया और मेरा अगला सवाल उसी पे है आपसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड तो सभी पार्टियों को ऑलमोस्ट मिले, किसी को कम किसी को ज्यादा। आप किस आधार पर कह रहे हैं कि जांच एजेंसियों ने छापा डालकर एक्सटॉर्शन के तौर पर
पैसे लिए गए या वसूली की गई। इलेक्टोरल बॉन्ड तो सबको मिले हैं शायद, तथ्य क्या है आपके पास? इलेक्टोरल बॉन्ड में बिल्कुल तीन चीजें हैं। नंबर एक, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जिन लोगों ने बीजेपी को चंदा दिया, बदले में 3,08,000 करोड़ रुपए के उनको ठेके मिले। क्विड प्रो को जो कहा जाता है, उससे ये एस्टेब्लिश होता है। दूसरा, ईडी और सीबीआई के छापे पड़े और उसके बाद बीजेपी को चंदा दिया उन्हीं कंपनियों ने जिस पर ईडी और सीबीआई ने भ्रष्टाचार का मामला बनाकर छापा मारा। तीसरा, जो कंपनियां घाटे में है ब्रजेश जी, आज मैंने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, या जिनके मुनाफे मान लीजिए 2 करोड़ है तो उसने 175 करोड़ रुपए चंदा दे दिया। अपने मुनाफे के 93 गुना ज्यादा, 95 गुना ज्यादा, 100 गुना ज्यादा चंदा दे रही है कंपनियां। ये उसके पॉलिटिकल इमोशंस रहे होंगे उस कंपनी की, उसका इमोशंस जगह होगा, उसने अपने खर्चों में कटौती करके चंदा दे दिया। मतलब भारती एयरटेल ने 77,000 करोड़ का घाटा जिस कंपनी को हुआ 7 साल में, भारती एयरटेल उसने 200 करोड़ रुपए चंदा दे दिया बीजेपी को, और 8,600 करोड़ रुपए का उसका टैक्स माफ कर दिया गया। आप बताइए, मेरे पास पूरी फिगर है, आप कहेंगे तो मैंने देखा था, मैं उसको देख चुका हूं। आप जिक्र कर रहे थे कि आप कानून का पालन करने वाले लोग हैं और आपकी पार्टी कानून का बहुत पालन करती है। मुझे कारण बताइए कि आपकी पार्टी के टॉप लीडर और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने 8 समन स्किप क्यों किए? कहां स्किप किए? हर समन का उन्होंने जवाब दिया, एक समन का जवाब दिया। क्या एक मुख्यमंत्री को यह पूछने का अधिकार नहीं है कि भैया आप मुझे गवाह के तौर पे बुला रहे हो, या आरोपी के तौर पे बुला रहे हो, या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे बुला रहे हो, या दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पे बुला रहे हो? क्यों नहीं बताया ईडी ने? क्या परेशानी हुई उनको? भाई आपके मन में अगर कोई चोर नहीं है तो आप बताते कि भाई आपको गवाह के तौर पे बुला रहे हैं, आरोपी के तौर पे बुला रहे हैं, आपको बताना चाहिए था। अच्छा देखिए कितनी मजेदार बात है, हमने बार बार कहा केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे, केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे। ईडी बोली नहीं, बीजेपी बोली नहीं। आज बीजेपी तो बोलती थी कि हां गिरफ्तार होना चाहिए, ये होना चाहिए। ईडी ने क्या कहा हाई कोर्ट के सामने उसी दिन 21 मार्च की प्रोसीडिंग उठा के देखिएगा। जो एएसजी साहब थे उन्होंने कहा कि साहब अदालत में, हाई कोर्ट में 21 मार्च को जी, उन्होंने कहा कि साहब पता नहीं केजरीवाल साहब को किसने बता दिया कि हम उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं। अरे हम तो इनसे पूछताछ करना चाहते हैं, हमने तो इसीलिए समन भेजा है, ये हमें सहयोग ही नहीं कर रहे हैं, हमारे दफ्तर नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है जी। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आरोप लगाया कि पर्टिकुलर टाइम देखकर केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। क्या जांच अधिकारी आपसे पूछ के आपको गिरफ्तार करेगा? बता रहा हूं आपको, बता नहीं, बिल्कुल उनका अधिकार है, जो हमको सोते समय भी उठा के ले जा सकते हैं। वो तो कोई उसमें मैं कहा प्रतिवाद कर रहा हूं, वो तो किसी भी समय उठा के ले जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको टाइमिंग का बता रहा हूं किस्सा। तो क्या हुआ कि उसी दिन हाई कोर्ट के अंदर एएसजी महोदय राजू साहब ने कहा कि भाई पता नहीं केजरीवाल साहब को किसने बता दिया कि हम इनको अरेस्ट करना चाहते हैं। अरे दरअसल हमारा तो मकसद पूछताछ का है, ये तो आते ही नहीं है। बहरहाल उसी दिन शाम को ईडी वाले पहुंच गए 7:14 पे, और 2.5 घंटे की पूछताछ में केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया। एक सामान्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार करने से पहले ईडी 2 बार, 3 बार, 4 बार पूछताछ करती है, उसके बाद गिरफ्तार करती है। अरे बुला रहे थे, वो आए नहीं रहे थे, गिरफ्तार करके लेके नहीं आ रहे थे, घर गए, पूछताछ करके अरेस्ट कर लिया। अरे भाई जवाब दे रहे थे बराबर, कहां भाग रहे थे? अदालतों के सामने गए थे। अब आ जाइए अगली बात पे। मैंने ये क्यों कहा 6:50 और 7:14 के टाइम को समझना? हाँ, आपने टाइमिंग पर सवाल उठाए। 6:50 पर
6:50 पर माननीय मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मजबूरी में ही सही बीजेपी को, एसबीआई को सारी जानकारी सार्वजनिक करनी पड़ी और यह पता चला कि शराब घोटाला तो बीजेपी ने किया है। 55 करोड़ रुपए बीजेपी ने चंदा लिया है जी। इसका खुलासा होते ही बौखला गए भाजपाई। उन्होंने कहा भाई तुरंत मारो छापा, खबर बदलो, नहीं तो ये तो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी अभी चिल्लाना शुरू कर देगी। तो 6:50 पे जैसे ही खुलासा होता है कि 55 करोड़ रुपए शरद रेड्डी नाम के किंग पिन से, मुख्य घोटालेबाज से भाजपा ने लिया है रिश्वत, तुरंत केजरीवाल के घर पे 7:14 पे ईडी पहुंचती है गिरफ्तार करके, और फिर ये सारी खबर बदल जाती है। इसलिए मैंने तो आप ये कहना चाहते हैं कि ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट आपकी पार्टी और आपकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कोई साजिश रच रही है? गहरी साजिश, गहरी से गहरी साजिश। मकसद सिर्फ गिरफ्तारी और पार्टी को खत्म करना। जी। जो अरविंद केजरीवाल शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा पे, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा पे, 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने पे, दिल्ली को राहत पहुंचाने पे, महंगाई से राहत पहुंचाने पे, दुनिया की सबसे बेहतरीन और अनुकरणीय सरकार चलाने पे काम कर रहे हैं, उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन मणिपुर 1 साल तक जलेगा, मणिपुर के मुख्यमंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। पार्टी के कारगिल के शहीद, कारगिल के फौजी की, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फौजी की पत्नी को निवस्त करके घुमाया जाएगा। कारगिल के फौजी की पत्नी को निवस्त करके मणिपुर में घुमाया जाएगा, उनको तो इस्तीफा नहीं देना चाहिए। वहां के मुख्यमंत्री को तो माला पहना के कंधे पे बिठा के भाजपाई घुमाएंगे। अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने 4 किसानों को कुचल के मार दिया। अजय मिश्रा टेनी देश के गृह राज्य मंत्री रहेंगे। पहलवान बेटियों को तो न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन केजरीवाल जो दिल्ली के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा के लिए, बिजली पानी के लिए काम कर रहे हैं, उनको इस्तीफा दे देना। आप लोग तो जब जेल में थे तो आपकी पार्टी के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको छोड़कर चले गए, आपके पंजाब के एक विधायक आपको छोड़कर चले गए। देखिए ब्रजेश जी, इतिहास आपको 2 रूप में याद करता है, कायर के रूप में या बहादुर के रूप में। तो ये आपको तय करना है कि आप कैसे चाहते हैं कि आपको याद किया जाए, कायर के रूप में या बहादुर के रूप में। ये दोनों चीज आपके हाथ में है। क्या आप इस बात की कसम खाते हैं कि आप कभी किसी दबाव में भारतीय जनता पार्टी या दूसरे दल ज्वाइन नहीं करेंगे? क्या आप अपने लोगों को यह विश्वास दिला सकते हैं? 100%। और मैं ये कह रहा हूं कि इस जन्म में तो ये संभव नहीं है, और अगले जन्म में भी कोशिश करूंगा कि नफरत फैलाने वालों के लोगों के साथ मेरा कोई रिश्ता ना रहे। एक आपने पब्लिक स्टेटमेंट दिया अपने रिहाई के फौरन बाद पार्टी मुख्यालय में, जिसमें आपने कहा एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को आपने धमकी देने की कोशिश की कि मोहाली में मुकदमा दर्ज होगा, दरोगा आएगा और कहेगा नरेंद्र मोदी हैं, तो अमित शाह हैं। ये तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आप मोहाली का नाम लेके धमकी दे रहे हैं। नहीं, ये आप लोगों ने पकड़ लिया मेरी लाइन। मैंने तो एक उदाहरण दिया। ये फिर उसके बाद से सारे मीडिया के मित्र यही सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। मैंने तो एक उदाहरण दिया। उदाहरण था ये आपकी दिली ख्वाहिश थी, अगर छूट या आप ऐसा कुछ करने का प्लान कर रहे हैं? मेरी बात तो सुन लीजिए आप। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने एक उदाहरण दिया कि भाई कानून में अगर मुख्यमंत्री को छूट नहीं है तो सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल को छूट है जी। तो कानून में छूट नहीं है, प्रधानमंत्री को भी छूट नहीं है, गृह मंत्री को भी छूट नहीं है। अगर आपने ये गलत परंपरा शुरू कर दी तो कल को बंगाल में 5 मुकदमा हो गया, तमिलनाडु में 3 मुकदमा हो गया, 2 मुकदमा केरल में हो गया, मोहाली में और रोपड़ में मुकदमे हो गए, और वहां का 3 दरोगा आए, 5 दरोगा आए और कहे प्रधानमंत्री जी घर पे हैं, चलिए पूछताछ में शामिल होइए। तो क्या प्रधानमंत्री जी जाएंगे? ये बीजेपी वालों से मैंने सवाल पूछा। ये तो आप अपने स्टेटमेंट को आप मॉडिफाई कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा हल्का कर रहे हैं।
लेकिन उस दिन आपकी भाषा ऐसी नहीं एकदम थी जैसी modify आज नहीं आप कर बोल रहा। रहे हैं। एकदम नहीं, एकदम मॉडिफाई नहीं कर रहा हूं। मैंने यही बात बोली थी, उतार निकाल के देख लीजिए, आप आपके पास पड़ा होगा वीडियो। ओके, कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाजपाइयों से चलते पूछो, हैं। अब देश मैंने में कहा चुनाव चल रहा भाजपाइयों है से पूछो, और पहले फेज क्या के चुनाव को बस प्रधानमंत्री जांच थोड़ा में सा वक्त सहयोग बचा करेंगे, है। थाने थाने जाएंगे। पहले चुनाव को बस थोड़ा सा वक्त बचा है और आपकी टॉप लीडरशिप जेल में है, आपके कार्यकर्ता डिमोरलाइज्ड हैं, आपका चुनाव तो बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ होगा। कार्यकर्ता 4 गुना ज्यादा से काम। दिल्ली की रामलीला मैदान की रैली में कितने बड़े पैमाने पे कार्यकर्ताओं ने संदेश देने का काम दिल्ली से किया। तो ऐसा नहीं है, कार्यकर्ता पूरी तरह से उत्साहित है और वो लड़ने के लिए तैयार है, हर जगह जाके प्रचार करने के लिए तैयार है। उसके मन में जितना क्षोभ है, गुस्सा है, उसको वो अपने काम से प्रदर्शित करेगा, 4 गुना ज्यादा मेहनत करके प्रदर्शित करेगा। उसके जब मन में लीडर पीड़ा भी जेल में है। हो तो कार्यकर्ताओं में 4 गुना उत्साह और थोड़ा आज समझ जो में नहीं आई ये परिस्थिति बात। है हम लोगों के सामने, आपने देखा नहीं उस दिन जब मैं बाहर आया था, तो वो तो कैमरे में कैद है, देख लीजिए, देख लीजिए उत्साह कार। इलेक्शन कैंपेनिंग और की एक चीज क्या आपको तैयारी बता है? दूं मैं। जी हाँ, बोलें बोलें बोलें। आज कष्ट है लोगों को, पीड़ा है लोगों को, दिल्ली वालों को पीड़ा है। मैं पहली बार उस दिन सुनीता भाभी की आंखों में मैंने आंसू देखा। इन आंसुओं का बदला दिल्ली की जनता और देश की जनता जरूर लेगी। 20 साल से एक बीमारी से ग्रसित हैं मनीष सिसोदिया जी की पत्नी। अपने पति को जिस वक्त में उनको सबसे ज्यादा जरूरत है, आज उनको जेल में रखा गया है। इसका बदला दिल्ली की जनता लेगी, अपने वोट की ताकत से देश की जनता लेगी। जी, आपका इलेक्शन कैंपेन अभी तक सत्येंद्र शुरू जैन नहीं हो का पाया 36 संजय जी। किलो वजन कम आपकी हुआ। पार्टी का कोई इलेक्शन कैंपेन दिख नहीं रहा है उनके ग्राउंड परिवार के कष्ट के बारे में आज हमने शुरू किया जेल का जवाब वोट से, और प्रचार का पूरा प्लान बनाया है, उसके काम में लगे हैं। अब आप लोगों की अगली क्या तैयारी है? अब राजनीतिक रूप से आप लोग क्या करने वाले हैं? क्योंकि अभी आप किसी तरह तमाम अब अगली शर्तों और तैयारी है कि restrictions के जहां साथ बाहर 23 हैं। कैंडिडेट 23 कैंडिडेट जहां हमारे हैं, वहां जम के प्रचार करेंगे, अपने कैंडिडेट्स को जिताने की कोशिश करेंगे। यूपी हो गया, बिहार हो गया, जिन राज्यों में हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, वहां भी पूरी ताकत से काम करेंगे, मेहनत करेंगे। एक एक कार्यकर्ता को कहेंगे कि इंडिया गठबंधन का जो भी कैंडिडेट है, वो चाहे समाजवादी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, और मैं जल्द ही लखनऊ आके जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं उनसे मुलाकात करके रणनीति बना के उनको भी जिताने के लिए काम करेंगे। हमारा मकसद है कि देश में तानाशाही की हुकूमत लाने वाली सत्ता को, देश के अंदर भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली सत्ता को उखाड़ कर फेंकना है। कुछ राजनीतिक बातें भी कर लेते हैं। 400 पार का जुमला है, इसको हराने का आपका काम ट्वीट भी मैंने जी। पढ़ा, बीजेपी का क्लेम है कि वो 400 के पार है। विपक्ष थोड़ा सा हताश भी दिख रहा है, क्योंकि विपक्ष का कैंपेन उस तरह से दिख नहीं रहा कि जैसा आप लोग शुरुआती वक्त में जैसा क्लेम कर रहे थे। आपको लगता है कि विपक्ष का मोरल थोड़ा डाउन है? मुझे लगता है इंडिया जीतेगा। कैसे? मुझे लगता है इंडिया जीतेगा। कैसे जीतेगा? क्योंकि सैचुरेशन पॉइंट पे बीजेपी थी 2019 के चुनाव में। महाराष्ट्र में अधिकतम सीट, राजस्थान में अधिकतम सीट, हरियाणा में टोटल सीट, मध्य प्रदेश में टोटल सीट, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार मैक्सिमम सीट थी। इन सारे राज्यों, कर्नाटका में मैक्सिमम सीट। इस बार हर जगह इनकी सीटें कम हो रही हैं, इसी के कारण बौखलाए हुए हैं। महाराष्ट्र में सीट कम होगी, कर्नाटक में सीट कम होगी, बिहार में सीट कम होगी। पर आप लोगों में मुझे वो तालमेल नहीं दिख रहा, हरियाणा ना में वो सीट कम जिज्ञासा होगी। दिख रही है, ना वो विल पावर दिख रही है राजस्थान, कि आप मध्य एनडीए के प्रदेश में खिलाफ सीट कोई कम होगी। मोर्चेबंदी कर रहे हो। उत्तर प्रदेश बिखरा में हुआ सीट कम विपक्ष होगी। है, बिखरा हुआ। अब पता नहीं आपने देखा कि नहीं, अभी वो एक वीडियो चल रहा था, मैंने तो देखा कि वहां 400 पार कर रहे थे भाजपा वाले। 400 कुर्सी तोड़े होंगे कम से कम आपस में मारपीट करके। देखा कि नहीं आपने वीडियो? हाँ बिल्कुल देखा।
नहीं भी देखे होंगे तो आप अपने उन्होंने। ट्विटर पे डाल देते हैं, देख लेते हैं हम लोग। नहीं, हमको ट्विटर पे मैंने नहीं डाला, लेकिन वो टहल रहा है वो वीडियो। जी 400 तो कुर्सी तोड़ डाल रहे हैं आपस में लड़ लड़ के। अच्छा, आपको तो पहले भी कई बार पॉलिटिकल वार्निंग दी गई थी। अब कोई राजनेता चुनाव के कोई आपको 6 महीने जेल रखा गया, ऐसी कार्रवाई करता है सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करने। आपको टाइट किया गया, तो आप टाइट हुए या नहीं हुए? अब ये तो आप इसका मूल्यांकन आप कर लीजिए, या लोग जो सुन रहे होंगे वो कर लेंगे। आप पहले से ज्यादा आक्रामक होकर बातें कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। आपके पास तथ्य हैं, सबूत हैं इस बात के, जितने भी आरोप आप लगाते हैं? होना, हाँ बिल्कुल तथ्य और सबूत है। अगर नहीं सबूत मैंने लिया है वो कार्रवाई करें हम पे, हम कहां मना कर रहे हैं। है मैंने तो बताया कि तो अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं देंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बनती है तो। नहीं, ये तो आपने एक गलत परंपरा शुरू कर दी ना भाई। 2 फर्जी मुकदमे ही तो लगाने हैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट करने के लिए। 2 फर्जी मुकदमे लगाओ, केजरीवाल लगाओ, स्टालिन को, विजयन को, रेवंत रेड्डी को, ममता बनर्जी को, सिद्धारमैया को पकड़ो, उठाओ, जेल में डालो, इस्तीफा लो और उनकी पार्टी खत्म कर दो। पर ऐसे कोई उदाहरण नहीं है कि जेल के भीतर से कोई शासन प्रणाली चलाए, ऐसे कोई उदाहरण भी नहीं है। करना पड़ेगा, जब मोदी जी की सरकार है तो करना पड़ेगा। 3 याचिका दाखिल तो कराई भाजपाइयों ने, क्या हुआ उसका? खारिज हो गई हाई कोर्ट से। ये तो नई परंपरा डाल रहे हैं देश आप तो लोग। संविधान से आप चलेगा तो ना। देश बाबा बदलने साहब आए को इस थे बात और आप नई परंपरा डाल रहे हैं कि नहीं हम अंदेशा रहा होगा, तो जेल से सरकार चलाएंगे। तो बदल तो रहे हैं देश को हम लोग। हमें बता रहे हैं कि हम शिक्षा पे काम करेंगे, बिजली पानी पे काम करेंगे। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का बेटा है अरविंद केजरीवाल, वो इस्तीफा नहीं देंगे, वो दिल्ली के लोगों के लिए काम करेंगे। मतलब मणिपुर वाला मुख्यमंत्री जो 1 साल से हिंसा फैला रहा है, उसको तो इस्तीफा नहीं देना चाहिए और केजरीवाल को देना चाहिए। ये किस प्रकार का तर्क है बीजेपी वालों का, और किस प्रकार से ये फैलाते हैं चीजों को। अब मैं तो आपसे कह रहा हूं कि भाई आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या कोई राजनेता जीतता हुआ चुनाव अगर उसका होता है, 400 पार का चुनाव होता है, तो ऐसे हथकंडे अपनाता है क्या? आपने भी तो इतने दिन से राजनीति देखी है, आप बताइए ना। अगर कॉन्फिडेंस होता भाजपाइयों को तो ऐसा काम करते क्या? हार रहे चुनाव, महंगाई के सवाल पे, बेरोजगारी के सवाल पे हार रहे चुनाव ये। अच्छा, मैंने उस वक्त खबरें पढ़ी थी जब आपको कोर्ट वगैरह में पेश किया जाता था तो आप वकील को बोलने नहीं देते थे और कोर्ट में खुद ही भाषण देना शुरू कर देते थे। भाई, कोर्ट न्याय की जगह है, वहां विधिक बातें होती हैं। आपकी इलेक्शन रैली थोड़ी है जो आप वहां पर भाषण देंगे। मुझे पता है शायद कोई चीफ जज ने आपको टोका भी था, ऐसा क्यों किया आपने? नहीं, बगैर जज साहब की इजाजत के तो मैं बोल ही नहीं सकता। जिस दिन मेरी गिरफ्तारी हुई थी उस दिन जरूर जज साहब ने मुझसे पूछा, तो मैंने एक कृष्ण बिहारी नूर की एक लाइन पढ़ी थी कि सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे। यानी कि सच या तो घटने पे सच नहीं रहता या बढ़ने पे भी सच नहीं रहता। सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, और झूठ की कोई इंतहाई नहीं। अब आप अपने लिए क्या भूमिका देखते हैं आने वाले समय में? कुछ बातें, अब आप इकलौते बड़े नेता हैं जो जेल के बाहर हैं, बोल नहीं सकता। अब अपने लिए क्या भूमिका पाते हैं आप? तो मैं आने के बाद से लेके कार्यकर्ता के तौर पे, और मैं आज मजाक भी कर रहा था अपने साथियों से कि भैया 6 महीने के आराम का तुम लोग 3-3 शिफ्ट में काम ले रहे हो मुझसे, तो मैं अपनी मेहनत कर रहा हूं और अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभा रहा हूं। और जो लोग इस व्यवस्था से डर के इनके सामने झुकना चाहते हैं, इनकी पार्टियों में शामिल होना चाहते हैं, उनको इतिहास कभी अच्छे रूप में याद नहीं करेगा। मैं तो सिर्फ ये
कहना चाहता हूं हाथ जोड़ के सबसे कि लड़ने के लिए जज्बा लाइए मन में, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। क्या कर लेंगे? नौजवान डर जाता है। मैं तो देखता हूं किसान, बल्कि उन्होंने बड़ी बहादुरी से सामना किया इस सरकार की तानाशाही का। 1 साल तक सड़कों पे लड़ते रहे। लेकिन बेरोजगारी के सवाल पे जिस तरह से युवाओं को खड़ा होना चाहिए, मुझे लगता है उसकी कमी है। आपके परिवार का कभी इमोशनल दबाव आप पे रहा कि मनवाना है, ये रोजगार सब हो रहा है, ये क्या है, अब बंद होना चाहिए? परिवार ने कभी ऐसी कोई बातें रही जब आपसे जेल में मिलते थे या कुछ और इश्यूज हुए तो? कभी भी नहीं कही, कभी भी नहीं कही। और मैं आज आपको बताता हूं ब्रजेश जी, मैं जब ईडी की कस्टडी में था, पत्नी मिलने आई तो उन्होंने कहा बेटी रो रही थी, बड़ी परेशान थी, बेटा रो रहा था, तो मैंने अपने बेटे अपनी बेटी को चिट्ठी लिखी ईडी की कस्टडी से, और उसमें लिखा कि बहादुरों की पहचान संकट की परिस्थिति में होती है, वरना तो सारे लोग बहादुर बनते हैं। और मैंने लिखा कि मैं देश के तानाशाहों से लड़ रहा हूं, तुम लोग हिम्मत मत हारना, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आपको और बता रहा हूं, आपने बात छेड़ दी तो और आपको बता रहा हूं, जब मैं जेल में गया, जब मेरी पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, तो परिवार के चेहरे पे मैंने उदासी देखी, थोड़ा स्वाभाविक तौर पे होता है। तो मेरे परिवार ने, पत्नी ने पूछना शुरू किया, कैसे हो, तकलीफ में तो नहीं हो, खाना ठीक से मिलता है कि नहीं? मैंने कुछ नहीं बताया, एक भी चीज नहीं बताया। और मैंने कहा कि आज के बाद ये मत पूछना कि कैसे हो, क्योंकि इस वीडियो की रिकॉर्डिंग हो रही है, और ऊपर बैठे हुए लोग जो इसको देखेंगे और ये देखेंगे कि संजय सिंह उदास है, उसका परिवार उदास है, तो वो खुशी होंगे, वो झूम उठेंगे कि चलो हम अपने मकसद में कामयाब हुए। तो मैंने अपने फैमिली से कहा कि कभी भी ये मत पूछना कि तुम कैसे हो, हमेशा ये पूछना कि जेल वाले कैसे हैं। तो हमसे ये पूछा जाता था कि जेल वाले कैसे हैं। 15 मिनट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मैं खुद से अपने परिवार के लोगों को हंसाता रहता था। तो कभी तो इरादे डगमगाए होंगे ना, इधर उधर की बात, थोड़ा बहुत विचलन तो हुआ होगा? कोई सवाल ही नहीं है। इरादे और मजबूत हुए, इरादे तो फिर और आपको जेल मजबूत भेजने हुए। का क्या फायदा हुआ? तो मैं आपको एक लाइन वसीम बरेलवी जी की है, वो कहना चाहता हूं कि नजर चुरा के गुजरना है तो गुजर जाओ, मैं आईना हूं, मेरी अपनी जिम्मेदारी है। अगर इन चीजों से मुंह मोड़ के लोग गुजरना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं घर में, तो गुजर जाएं। मैं तो मानता हूं कि मेरी अपनी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वाह करना है, तो मैं उसको कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय सिंह जी, बड़ी दिलचस्प बातें रही आज आपसे, तमाम तरह के सवाल आपने लिए और सवालों का सामना किया। आपका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि हम आप फिर किसी दिन किसी डिबेट का हिस्सा बनेंगे, इंटरव्यू का हिस्सा बनेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहन भाइयों, आप सबका ही बहुत धन्यवाद इस दिलचस्प इंटरव्यू को, जो इस वक्त के सबसे चर्चित नेताओं में से एक हैं अपोजिशन के संजय सिंह के, हर पक्ष हर मसले का सवाल हमने किया और उन्होंने उसका जवाब भी दिया। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।